रिप्रोडक्शन अर्थात जनन कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का छठा अध्याय है और इस अध्याय का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को क्रमवार तरीके से हल करेंगे। थोड़े से लंबे प्रश्न होते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण देना है। तो आपको क्या समझ में आया कि जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं, जैसे में कि विखंडन होता है, पुनर्जनन होता है, ठीक है, बीजाणु जनन होता है, मुकुलन होता है, तो उन सब के बारे में वर्णन करना है। जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं चित्र के साथ करना है और काफ़ी ब्रीफली, काफ़ी संक्षेप में देना है, क्योंकि जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं उन सब के बारे में हमें संक्षिप्त विवरण करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना प्रारंभ करना है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित विधियों द्वारा संपन्न होते हैं। पहला होता है विखंडन, जिसे फ्यूजन कहा जाता है, मुकुलन यानी वुडिंग, अवखंडन या पुनर्जनन, फ्रेगमेंटेशन, और बीजाणु जनन जिसे कहा जाता है एस्फोर्टलेशन। इस प्रकार अलैंगिक जनन की 4 विधियां होती हैं और इन सब के बारे में हमें संक्षिप्त विवरण देना होगा पिक्चर के साथ। तो आइए सबसे पहले हम विखंडन के बारे में लिखते हैं। विखंडन यानी फ्यूज़न। विखंडन के द्वारा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवाणु, जैसे में कि एक कोशिकीय जीव में कौन से आ जाते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, पारामेसियम तथा एक कोशिकीय शैवाल, युग्लिना आदि इस विधि द्वारा जनन करते हैं। सामान्यतः विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन क्या है, आइए इसके बारे में लिखते हैं। द्विखंडन, इसमें एक व्यष्टि खंडित होकर, यानी एक जो जनक होता है वो खंडित होकर, एक जीव होता है वो खंडित होकर 2 का निर्माण करते हैं, जो द्विखंडन विभाजन कहलाता है। और इसमें एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, पारामेसियम, अमीबा आदि में यह सामान्य विधि है द्विखंडन। इसमें कोशिका या संपूर्ण शरीर के 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं तथा केंद्रक खंड भी विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से जीव भाग लेते हैं, तो एक कोशिकीय जीव, जीवाणु और पारामेसियम और अमीबा भाग लेते हैं। तो हम यहाँ द्विखंडन और बहुखंडन दोनों में अमीबा को ही यहाँ पे लेंगे और बुक में दिया गया है अमीबा को ही। अमीबा में द्विखंडन, ये अमीबा है और इसका कैसे कैसे विभाजन होता है स्टेप बाय स्टेप। पहला देखिए, सबसे पहले इसके केंद्रक खंडित होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये 1 से 2 अलग होंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अलग हो गए। एक अमीबा से 2 अमीबा का संतति का निर्माण हो चुका है और इसके 2 केंद्रक भी यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। तो यही होता है अमीबा में द्विविभाजन, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अमीबा में बहुखंडन। बहुखंडन, इसके बारे में, इस विभाजन में एक व्यष्टि यानी एक जनक खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। जिसमें एक कोशिकीय जीव कौन से, अमीबा, प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया के परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम, तथा निम्न कोटि के शैवाल शामिल होते हैं इस बहुखंडन में। इनमें और इसमें होता क्या है कि इनके शरीर के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होता है तथा ये केंद्रक बार बार विभाजित होते हैं, ये जनक है। तो इससे देखिए यहाँ से इनके शरीर के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होता है, तो ये रहा, ठीक। और यहाँ पे देखिए कई केंद्रकों में इसके केंद्रक जो है कई केंद्रक में बढ़ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जीव यहाँ से बाहर निकलते हैं, यानी इस संतति के तौर पे एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये बहुखंडन द्वारा है। तो अमीबा में द्विखंडन और बहुखंडन दोनों द्वारा संतति का निर्माण होता है। तो ये हो गया बहुखंडन के बारे में। इसके बाद दूसरा जो अलैंगिक जनन विधि है, मुकुलन। यह प्रमुख अलैंगिक जनन है जिसमें जनक के शरीर से कलिका फूटने या प्रवर्धक निकलने के फलस्वरूप यह संपन्न होता है। मुकुलन एक कोशिकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होता है, दोनों प्रकार के जीवों में संपन्न होता है। तो इसमें होता क्या है कि जीव के शरीर से एक छोटे छोटे कलिकाएँ निकलते हैं और वहीं आगे चल के यानी कुछ समय बाद वो जीव से अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र अपना जीवन यापन करने लगेंगे, जो उनके संतति कही जाती है, जो उनकी संतान कही जाती है। तो एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है मुकुलन, यीस्ट में होता है।
शरीर के उभार जिसे बंड कहते हैं द्वारा संपन्न होता है। ये बंड यीस्ट से विलग यानी अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं एक कोशिकीय जीवों में। देखिए यहाँ पिक्चर है यीस्ट में मुकुलन। तो सबसे पहले ये यीस्ट है और यहाँ पे इनके शरीर में छोटा सा ये उभार उठेगा और ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और ये आगे चल के ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग हो गया और ये सबसे पहले ये था और यहाँ से एक स्वतंत्र जीव का निर्माण हो गया। तो यीस्ट में मुकुलन इसी प्रकार होता है। आइए अब इसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन कैसे होता है ये देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि में जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है यानी होता है। इसमें हाइड्रा समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है, जलीय जीव कहलाता है, जिसमें हाइड्रा के शरीर से सर्वप्रथम एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह उभार वृद्धि करता हुआ हाइड्रा से शरीर से विलग यानी अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा। सबसे पहले ये हाइड्रा है, ठीक है, ये एक जनक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके शरीर से छोटा सा उभार निकला और कुछ समय पश्चात ये थोड़ा सा वृद्धि कर गया और कुछ समय पश्चात इससे थोड़ा सा और वृद्धि कर गया और इसके बाद ये इससे अलग हो गया। तो ये इससे अलग हो जाएगा, इसका मतलब ये एक स्वतंत्र जीव का निर्माण हो गया। एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए। तो यही होता है बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मुकुलन कैसे होता है। जीवों के शरीर में एक छोटा सा उभार होता है और यही उभार कुछ दिन बाद कुछ आगे चल के अपने जीव से अलग हो जाएगा और नए संतति का निर्माण होगा। एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में मुकुलन संपन्न होता है। तो इसके बाद इसका तीसरा जो अलैंगिक विधि कही जाती है अपखंडन या पुनर्जनन। तो यहाँ देखिए इसके बारे में लिखना होगा आपको। इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर किसी कारण कृत्रिम या आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है यानी कट जाता है, बढ़ जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव परिवर्तित हो जाते हैं तथा सामान्य जीवन यापन करते हैं। पुनर्जनन की विधि हाइड्रा, प्लेनेरिया नामक जीवों में संपन्न होती है। तो ये सब क्या समझ में आया आपको, आइए बुक में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्लेनेरिया नामक एक जीव है, उसमें पुनर्जनन कैसे संपन्न होता है। तो पुनर्जनन जो क्रिया होती है इसमें होता क्या है कि किसी जीव, ये एक जीव है प्लेनेरिया, किसी जीव का अगर कोई अंग कट जाता है, यहाँ देखिए इसका अंग जो है ये पार्ट और ये पार्ट ऊपर कट जाता है किसी कारणवश, कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से। कट जाने के बाद ये दोबारा क्या हो जाएगा, देखिए नया आ गया और ये भी नया आ गया, नया आएगा और ये एक नया जीव बन जाएगा। कटा हुआ भाग तो आएगा लेकिन साथ ही साथ ये पूरा विकसित एक जीव बन जाएगा। यहाँ देखिए एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया हो गए, एक और दो हो गए, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, बहुत सारे जीवों में पुनर्जनन होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके घरों में छिपकली होती है। तो छिपकली, हालांकि पुनर्जनन में छिपकली शामिल नहीं होती है, पुनर्जनन की क्रिया छिपकली में शामिल नहीं होता है। अगर छिपकली की पूँछ कट जाती है तो कुछ समय बाद आप देखे होंगे कि उसकी जो पूँछ होती है वो अपने आप उग आती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि छिपकली में पुनर्जनन नहीं होता, उनका अलग होता है। लेकिन उसी तरह का होता है कि अगर उनका अंग कट जाता है तो कुछ समय बाद वही अंग आता है। लेकिन प्लेनेरिया में जो अंग कट जाता है तो पूर्ण एक नया जीव बन के आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि पुनर्जनन विधि किस प्रकार होती है। ये प्लेनेरिया है। स्पाइनोगायरा में भी अपखंडन यानी पुनर्जनन द्वारा होता है। इनके भी भाग अगर कट जाते हैं ये पुनः आ जाते हैं नए जीव के तौर पे। आइए अब देखते हैं अलैंगिक जनन की और विधियाँ। इसके बाद है चौथा विधि, ये अपने से आपको लिखना है, ये वाला बीजाणु जनन। ये निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु जनन का नाम, बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा लिख लेना है, बस यही संक्षेप में लिखना है और ये पिक्चर बना लेना है, ठीक है। बीजाणु जनन में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बीजाणु धमनी का निर्माण करते हैं और वहीं बीजाणु धमनी फट जाती है तो उसमें बहुत सारे जीव निकल जाते हैं, ठीक है, जो अपने संतति के समान होते हैं, क्लोन होते हैं, वो अपने जनक के समान ही होते हैं।
तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो गया, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। ऊतक संवर्धन कैसे संपन्न होता है, कायिक प्रवर्धन के लाभों का उल्लेख करें। तो ये एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको सबसे पहले ऊतक संवर्धन और कायिक प्रवर्धन होता क्या है ये पहले हम लोग जानेंगे, ताकि आपको ये सवाल हल करने में कोई दिक्कत ना हो। खास यानी किसी विशेष प्रकार के प्लांट की जनन की 2 विधियां होती हैं, जिसे ऊतक संवर्धन और कायिक प्रवर्धन कही जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम व्यवहारिक तौर पे थोड़ा समझ लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन और ऊतक संवर्धन किसे कहा जाता है, और उसके बाद हम प्रश्न ये इसका हल करेंगे। तो यहाँ है कायिक प्रवर्धन। ये केले का पौधा है। अगर हम केले का नया पेड़ लगाना चाहें तो केले का बीज नहीं होता है, तो केले के भाग से ही कोई छोटा सा प्लांट उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे तो वो लग जाता है। तो कायिक प्रवर्धन में होता क्या है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उनका भाग अगर कहीं काट के दूसरी जगह लगा दिया जाता है तो वो आसानी से लग जाते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, सहजन हो गया। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उनका थोड़ा सा भी उनका भाग प्लांट का कहीं दूसरे जगह लगा दें तो आसानी से लग जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो प्लांट होते हैं वे कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, यानी उनमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ इस सवाल में क्या कहा गया है कि कायिक प्रवर्धन का लाभों का उल्लेख करें। तो आप बताइए कि एक प्लांट को जब हम लगाते हैं, कोई भी नॉर्मल पौधा, सबसे पहले हम बीज लगाते हैं तो पहले अंकुरित होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो काफ़ी समय लग जाता है। कायिक प्रवर्धन में होता क्या है कि इसमें समय की बचत होती है। कोई भी प्लांट हुआ, इतना बड़ा प्लांट हुआ, उसको काट दिए और दूसरी जगह लगा दिए तो आसानी से ये बड़ा हो गया। इसमें खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी कम समय में एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है और अधिक संख्या में। तो यही सारी बातें लाभों के बारे में लिखना है कायिक प्रवर्धन के। आइए इसके बाद ऊतक संवर्धन किसे कहा जाता है ये समझ लेते हैं। तो ऊतक संवर्धन में होता क्या है कि ये कायिक प्रवर्धन का ही एक विकसित रूप होता है। इसके जो टिश्यू होते हैं, ये वाले पार्ट, ठीक है, इसको अलग लैब में रख लिया जाता है, ठीक है। इसके टिश्यूज़ को अलग लैब में काट के रख लिया जाता है इसको, और इसका विश्लेषण किया जाता है, और इसे कटे हुए भाग को, इस ऊतक को, कायिक ऊतक को एक दूसरे जगह प्लांट हार्मोन के किसी बर्तन के घोल में रख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से प्लांट हार्मोन बहुत सारे होते हैं, और यहाँ से ये छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट जमने लगते हैं, और यहाँ से इसको दूसरे गमले में या मिट्टी में इसको प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है। इसको सबसे पहले एक जगह प्रयोगशाला में रखा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि कौन अच्छा है, और तब जाकर इसे प्लांट हार्मोन के बर्तन में रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद इसको जब ये उग आते हैं तो वहाँ से मिट्टी में लगा दिया जाता है। ये ऊतक संवर्धन में होता है, ऊतक द्वारा होता है। तो आइए इस प्रश्न का आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। ऊतक संवर्धन कैसे संपन्न होता है, पहले हम ये लिखेंगे। कायिक प्रवर्धन में स्वस्थ वांछित पौधे से एक ऊतक का छोटा सा टुकड़ा काटकर ले लिया जाता है तथा बर्तन में पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। यह उपयुक्त तापमान, आर्द्रता के यह असंगठित पिंड बन जाते हैं, जिसे केलस कहा जाता है। इस केलस को एक छोटे भाग को इस केलस के एक छोटे भाग को हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है, जहां ये विकसित और भेदित होकर पौधे बनते हैं, जिसे गमले या ज़मीन पे प्रत्यारोपण कर देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि टिश्यू कल्चर किसे कहा जाता है, यानी ऊतक संवर्धन। आइए इसके बाद कायिक प्रवर्धन के लाभों का हम उल्लेख कर देते हैं। आइए इसके बाद कायिक प्रवर्धन के लाभ। कम समय में अधिक पौधे का उत्पादन होता है। कायिक संवर्धन में क्या होता है, कम समय में अधिक पौधे का उत्पादन होता है। तो यहाँ मैंने बताया था, किसी भी बड़े प्लांट को काट के दूसरी जगह लगा देने से समय की बचत होगी और अधिक प्लांट लग जाएंगे। कम खर्च एवं लागत में नए पौधे का विकास होता है। बीज उत्पन्न क्षमता न करने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उन पौधों को ये लाभ होता है, क्योंकि बीज से इसमें कोई लेना देना तो है नहीं। किसी भी प्लांट को काट दीजिए और दूसरी जगह लगा दीजिए। रख रखाव, परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे खेतों में ले जाना, वितरण
ठीक है, किसी को देना आसानी होती है इस प्रकार के कायिक परिवर्तन में। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद है तीसरा प्रश्न, परागण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को संक्षेप में उद्धृत करें। तो आइए इसका आंसर करते हैं। जब पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और ये दो तरीके से होती है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण में अपने से गिर जाता है और परपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु हो गया, कीट पतंग हो गया, पंछी हो गया या मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ये होती है परागण की क्रिया। अब इसके बाद आपको लिखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ से पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच संलग्न को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये सारे लिखते हुए यहाँ तक और भी आगे लिखना है, आपको बता देता हूँ मैं। ये रहा पुष्प पौधे में निषेचन, ठीक, विकसित हो जाता है और निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में तथा बीजांड के बीज विकसित हो जाते हैं। तो बीज बनने की क्रिया यहीं तक समाप्त हो जाती है, बीज में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, बस यहीं तक लिखना है और या आप थोड़े से और भी बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक तीसरा आसानी से समाप्त हो जाता है। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, पादप में यानी प्लांट में लैंगिक एवं अलैंगिक सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विभेदों का विवरण दें। हमें अंतर को यहाँ पे बताना है। काफ़ी आसान सवाल है। प्लांट में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। पादप में जनन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ जैसे खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया और कायिक प्रवर्धन हो गया। लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मों की युग्मन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन पॉइंट, यानी विभेद का वर्णन करना है। यहाँ देखिए, विभेद मतलब अंतर, विभेद लैंगिक और यहाँ पे अलैंगिक। यहाँ देखिए, लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मक में होता है, जिसमें प्लांट बीज एवं बीजाणु द्वारा उपयोग होता है लैंगिक में। अलैंगिक में यही देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के ही नए पौधे में उत्पन्न कर हो जाते हैं, क्योंकि बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देखिए यहाँ पे लैंगिक में नर अंग पुंकेसर और स्त्री केसर मादा जनन अंग शामिल होते हैं। और इसमें देखिए, इसमें नए पौधे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और आदि द्वारा जनन करते हैं। बस यही था छोटा सा लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में और इसका विभेद। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। 5 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। सिर्फ चित्र ही बनाना है अनुदैर्ध्य काट का। तो ये रहा पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का पिक्चर, यही आपको बनाना है। ये फीमेल पार्ट होता है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है, जो ओवरी से नीचे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे बीज का निर्माण होता है। ये पुंकेसर होता है, मेल पार्ट होता है, परागकोश जिसमें परागकण होते हैं, ठीक है। और ये स्त्री केसर, ये सारे, ये बीजांड यानी यहाँ पे बीज बनता है, बीज का निर्माण होता है प्लांट के सूखने के बाद, यानी पुष्प के सूखने के बाद यही बीज बनता है। तो यही पिक्चर आपको सारे बना लेने हैं, जैसे जैसे लिखा गया है वैसे। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार है, यौनारंभ या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। तो लड़के और लड़कियां जब यौनारंभ यानी प्यूबर्टी में जाती हैं तो वहाँ पे कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं वही यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। ये परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा स्रावित हार्मोन के कारण होता है। ये पहले लिखने के बाद आपको लिखना प्रारंभ करना है यहाँ से, किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन, यहाँ से प्रारंभ करते हुए और आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये पहले ही में आपको नोट्स के तौर पे पहले हम लोग लिख चुके हैं,
यहाँ तक ही लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। जिनमें कौन कौन से परिवर्तन शामिल होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, अन्य प्रकार की शारीरिक कुछ परिवर्तन होती हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां इस प्रकार है, पुरुष के आंतरिक जनन अंगों, इंटरनल जो रिप्रोडक्शन बॉडी पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका वर्णन करना है। यहाँ देखिए, पुरुष जननांग अर्थात आंतरिक जनन अंगों में टेस्टिस यानी वृषण के साथ अन्य समृद्ध जो सहयोगी अन्य होते हैं वो शामिल हैं, जो निम्नलिखित है। पहला होता है वृषण एवं अधिवृषण, शुक्र उपवाहिकाएँ, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन एवं कुछ अन्य सहायक ग्रंथियाँ शामिल हैं। ये सारे आपको लिखने हैं और इसके बाद आपको सबके बारे में जो जो हमने लिखा है विशेष सूची में सबके बारे में लिखना होगा। टेस्टिस के बारे में लिखना होगा, तो ये अपने से भी आप लिख सकते हैं। अधिवृषण है, इसमें जो पॉइंट मेन होता है, ठीक है। आप चाहें तो एक पिक्चर भी बना सकते हैं, यही पिक्चर, और यहाँ पे और भी है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। शुक्लन नली, मूत्रमार्ग, पुनर्स ग्रंथि, काउर ग्रंथि, सीसन, ये सारे आपको लिखना पड़ेगा। यानी इन सब के बारे में थोड़े से 2-2 लाइन ही आपको लिखने हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। आइए इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां इस प्रकार है, स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। तो स्त्रियों में लैंगिक चक्र 28 दिनों का होता है, जिसे मासिक स्राव भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ से लिख सकते हैं। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो व्यवहार, जो उपाय किए जाते हैं, उनके वर्णन यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार लिखना है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। पहला, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि, सामाजिक जागरूकता। और इन सब के बारे में आपके बुक में पीछे की तरफ दिया गया है। थोड़े से आपको 3 से 4 लाइन सबके बारे में लिख लेना है, ठीक है। यही थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से लंबे प्रश्न होते हैं, लिखने में थोड़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। तो यौन संबंध यानी लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोगों को लैंगिक जनन संचारित रोग यानी शॉर्ट में STD कहा जाता है। तो ये लाइन लिखने के बाद आपको कहाँ से लिखना है मैं बता देता हूँ। ये रहा, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब इसके बाद ये सारे आपको लिखना है, बैक्टीरिया जनित रोग, ठीक है, वायरस जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सारे ही आपको लिखने, क्योंकि ये सारे जो रोग होते हैं ये सारे लैंगिक संचारित रोग ही कहे जाते हैं, ठीक है। यानी STD, एड्स हो गया, ठीक है, और इसके बाद गोनोरिया हो गया, ये बैक्टीरिया से फैलता है, सिफिलिस हो गया, और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, ट्राइकोमोनासिस है। यही आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।